A closer look. Through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay. So हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस ट्राइबल्स पे लगा दी थी। वो अपने जंगलों में अब फ्रीली आ जा नहीं सकते थे, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, अपने घर वहाँ नहीं बना सकते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको इकट्ठा नहीं कर सकते थे। सो देयर वर मेनी रिस्ट्रिक्शंस दैट वर पुट ऑन द ट्राइबल्स बाय द ब्रिटिशर्स एंड we also read that how money lenders and traders were exploiting the tribal people. तो इन सभी दिक्कतों के कारण क्या हुआ, 19th एंड 20th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने मतलब अलग अलग देश के पार्ट में जो ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं उन्होंने रेबल करना स्टार्ट कर दिया। रेबल मतलब एक तरीके से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इन लॉज के खिलाफ, इन रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। तो किस किस चीज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई? ये जो लॉज थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जो उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, दे वर नॉट अलाउड टू डू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो वो अपनी खेती अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उन सब के खिलाफ फिर इन्होंने आवाज उठाई। न्यू टैक्सेस जो उन्हें पे करने पड़ रहे थे, और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे, इन सभी चीजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। द कोल्स रेबेल्ड इन 1831 टू 1832। जो कोल्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, कोल्स जो है एक ट्राइबल ग्रुप है, तो इसने 1831 से लेकर 32 में रेबेल किया। सांथल्स जो हैं उन्होंने 1855 में अपनी आवाज उठाई। बस्तर रेबिलियन जो है वो 1910 में स्टार्ट हुआ, एंड साथ ही साथ जो वर्ल्डली रिवोल्ट है महाराष्ट्र का वो 1940 में हुआ। और इसी तरह के रिवोल्ट्स में से एक था जो कि बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था। So remember we learned about the Birsa in the introduction video of this chapter, right? So we are going to read in detail now about Birsa Munda and how he led a revolt against the Britishers. So Birsa Munda, he was born in the mid 1870s. So वो 1870s के बीच में लगभग 1875-76 मतलब यहाँ इस टाइम पे पैदा हुए थे। He was a son of a poor father. उनके पिताजी जो हैं वो बहुत ही गरीब थे, ज़्यादा अच्छी फैमिली नहीं थी। वो फॉरेस्ट के, जंगलों के अराउंड ही पले बड़े। जो बोहोंडा के फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उसी के आसपास उनकी जो लाइफ है वो बीती। वो भेड़ों को चराते थे, फ्लूट बजाते थे, मुरली बजाते थे, वो लोकल अखाड़ाज में डांस करते थे। अब क्योंकि उनकी जो स्थिति है, उनकी जो सिचुएशन है, इट वाज नॉट दैट गुड बिकॉज दे वर अ पुअर फैमिली। और एक गरीब फैमिली के कारण क्या हुआ, जो उनके पिताजी हैं उन्हें जगह जगह जाके घूमना पड़ता था, भटकना पड़ता था काम के लिए। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे इस उम्मीद में कि उन्हें काम मिल जाएगा। काम ढूंढने के लिए वो बहुत ज्यादा घूमते थे। एज एन एडोलेसेंट, बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सिरदार्स, लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। तो जब वो बड़े हो रहे थे, जब वो आपके लगभग जितने एज के थे, तो उन्होंने मुंडा अपराइजिंग मतलब कि मुंडाज ने किस तरीके से आवाज उठाई, इस सब के बारे में काफी सारी कहानियां पढ़ी थी। और उन्होंने ये भी सुना था कि जो सिरदार हैं, सिरदार मतलब कम्युनिटी का जो लीडर है, वो किस तरीके से लोगों को मतलब एक तरीके से उन्हें मोटिवेट करते थे, उनसे आग्रह करते थे कि किस तरीके से वो रिवोल्ट के लिए खड़े हों। तो मतलब कि जो मुंडाज हैं वो अपनी आवाज उठा रहे थे, और मुंडाज की जो लीडर हैं वो अपने लोगों को इस चीज के लिए परस्यू कर रहे थे कि भाई आप रिवोल्ट में खड़े हो, आप भी इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of the Kus, and they said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. So जो बिरसा हैं उन्होंने साथ ही साथ गोल्डन एज के बारे में भी सुना था। गोल्डन एज मतलब एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे जो मुंडास हैं वो बहुत ही फ्री थे, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो अपने जंगलों में कहीं भी आ जा सकते थे, वो कोई भी तरह का काम कर सकते थे, किसी भी तरीके से वो रह सकते थे। मतलब उनमें, उनके ऊपर जब ऑपरेशन नहीं था डिकूज का। डिकूज मतलब क्या होता है? आउटसाइडर, बाहरी जो लोग हैं, बाहरी मतलब ब्रिटिशर्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, तो ये इन ट्राइबल्स के लिए डिकूज थे, आउटसाइडर्स थे। तो इन सब लोगों का ऑपरेशन नहीं था उस टाइम पे। तो ये पास्ट की बात हो रही है जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह जो थे यहाँ पे नहीं थे, और ये लोग अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से जी रहे थे। और लोग कहते थे कि एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब हमारे जो पुराने राइट्स हैं, हमारी जो पुरानी स्थिति थी, जो सिचुएशन थी हमारी, वो वापस लौट कर आएगी, हम पहले की तरह ही वापस से अपनी फ्रीडम जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो बच्चे थे, जो बिरसा थे, वो अपने एडोलेसेंट में
ये कहानियां सुनते थे और लोगों को इस तरह की बातें करते सुनते थे कि किस तरीके से एक गोल्डन एज हुआ करती थी जब हम बहुत ही फ्री रहते थे, और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब हम वापस से वो फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे। दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन। जो बिरसा मुंडा हैं, तो जो ये लोग थे, ये अपने आप को उन लोगों के डिसेंडेंट, उन लोगों के वंशज समझते हैं जो कि इस एरिया में सबसे शुरू में रहने आए थे, सबसे शुरू में यहाँ पे सेटल हुए थे, तो उन लोगों के ये अपने आप को वंशज मानते हैं। और वो जो अर्ली सेटलर्स थे, मतलब इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने लैंड के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इसमें लिखा हुआ है फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई। तो उसको क्या बोला गया कि अपनी जमीन के लिए वो लड़ा करते थे, जिसे कि मुल्क की लड़ाई कहा जाता था। और इस तरीके से लोगों को रिमाइंड किया जाता था कि उन्हें अपना जो किंगडम है, अपना जो साम्राज्य है, वो वापस लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब एक प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जा रही है कि अभी वो फ्रीडम जो है लोगों के पास नहीं है। जो मुंडाज हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, अभी उनके पास वो फ्रीडम नहीं है जो वो कभी पहले एंजॉय किया करते थे। तो उनके जो पूर्वज थे वो मुल्क के लिए लड़ते थे, मतलब अपनी लैंड के लिए लड़ते थे। तो इसी तरीके से लोगों को बोला जा रहा है कि आज भी हमें जरूरत है कि हम अपने किंगडम को वापस से उसको प्राप्त करें, वापस से अपने किंगडम पर राज करें, और ये जो दिकूज हैं उनको यहाँ से भगाएं। हमें अपनी फ्रीडम जो है वो रिस्टोर करनी है। तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता था। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द sermons ऑफ मिशनरीज। तो मिशनरी क्या होता है, ये जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनके स्कूल्स होते हैं, उनको मिशनरी कहते हैं। तो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि उन्होंने ना ज्यादातर जो ट्राइबल इलाके हैं, जो बहुत ही एक तरीके से उतने ज्यादा डेवलप्ड इलाके नहीं है, पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें उन्होंने मिशनरीज जो है वो सेटअप कर दी। बट देयर एम वॉज कि वो जितने ज्यादा लोगों को उनकी जो सोच है वो दे पाएंगे, क्योंकि ये जो है वो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, इनमें वही चीज पढ़ाई जाएगी जो ब्रिटिशर्स चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स का क्या एम था कि अगर वो ऐसे इलाकों में मिशनरी स्कूल सेटअप करवा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इन लोगों की सोच वैसी ही बनेगी जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं। मतलब कि ब्रिटिशर्स इन लोगों को अपने हिसाब से ढालने के लिए मिशनरी स्कूल्स जो हैं उन्होंने सेटअप किया और यहाँ पे लोग पढ़ने लग गए। तो बिरसा जो है वो भी इसी तरीके के मिशनरी स्कूल में गए, वहां पे उन्होंने मिशनरी सरमन्स को सुना। सरमन्स क्या होता है, जब रिलीजन से रिलेटेड बातें एक तरीके से बताई जाती हैं तो उस चीज को सरमन्स कहते हैं। तो जो इन मिशनरीज में जो बिरसा हैं, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड काफी सारी चीजें जो हैं वो सुनी। देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स। और उन मिशनरीज में भी जो मुंडा है, उन्होंने क्या सुना, तो बिरसा ने क्या सुना, इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास, कि वहां पे लोग कहते थे कि मुंडास के लिए पॉसिबल है कि वो अपना किंगडम जो है, जो उनका हेवन ऑफ किंगडम ऑफ हेवन है, मतलब उनकी जो एक तरीके से स्वर्ग जैसी जमीनें हैं, जो कि कभी पहले उनके पूर्वजों की होती थी, अब उस पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो राज करते हैं। मतलब कि वो अपना जो फ्रीडम है वो वापस से अटेन कर सकते हैं, वो अपने किंगडम पर वापस से राज कर सकते हैं एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स। और अपने जो उनके अधिकार खो गए हैं, जो उनके अलग अलग अधिकार थे, अपनी जमीन पे अपनी तरीके से खेती करना, वहां पे फ्रीली आना जाना फॉरेस्ट में, तो ये सभी तरीके के जो राइट्स ब्रिटिशर्स ने उनसे छीन लिए थे, तो उन राइट्स को भी जो मुंडास हैं वो रीगेन कर सकते हैं, वापस से प्राप्त कर सकते हैं। बट ये होगा कैसे, दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। बट क्योंकि ये तो मिशनरी स्कूल था, क्रिश्चियंस यहाँ पे थे, तो वो लोग क्या बोलते थे, जो क्रिश्चियंस रहते थे वो ये बोलते थे कि तुम्हें तुम्हारे जो भी खोए हुए राइट्स हैं, तुम्हारा जो किंगडम है, वो सब तुम्हें मिल जाएगा वापस, बट उसके लिए तुम्हें एक अच्छे क्रिश्चियंस बनना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अच्छे ईसाई बनना पड़ेगा, और अपनी जो तुम्हारी बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ब्रिटिश मतलब कि ट्राइबल्स जो अपनी पुराने जमाने से जो भी प्रैक्टिस करते आ रहे थे, वो जिस तरीके से अपना जीवन जीते थे, उनको ब्रिटिशर्स बैड प्रैक्टिसेस कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम जीते आ रहे हो ना, उसको छोड़ दो और अच्छे क्रिश्चियंस बन जाओ, तब तुम्हें तुम्हारे सारे राइट मिल जाएंगे। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। बाद में बिरसा ने क्या किया, एक प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर थे। वैष्णव कौन होता है, वॉर्शिपर्स ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। तो बिरसा ने काफी सारा टाइम एक वैष्णव प्रीचर के साथ बिताया, मतलब कि एक ऐसे भक्त के साथ बिताया जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, तो उनके साथ काफी टाइम बिताया। He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety। तो जो बिरसा थे वो सैक्रेड थ्रेड, लोग जनेऊ पहनते हैं ना, तो उसको पहनने लग गए, और साथ ही साथ वो प्योरिटी एंड पाइटी की जो वैल्यू है वो समझने लग गए। प्योरिटी का मतलब तो आपको पता है शुद्धता, और पाइटी का मतलब होता है
भगवान की रिस्पेक्ट करना, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। तो इस चीज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बिरसा को समझ आई जब वो वैष्णव प्रीचर के साथ रहे कुछ टाइम। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द आइडियाज ही कम इन टच विद हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। तो जब बिरसा बड़े हो रहे थे तो काफी सारे आइडियाज से वो इंट्रोड्यूस हुए, मतलब कि अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो उनसे अलग अलग तरीके की बातें करते थे। एक जो हमने आइडिया के बारे में सुना कि किस तरीके से ये बोला जाता था कि जो जिस तरीके से हमारे पुराने राइट्स थे, जो हमारे अर्ली सेटलर्स जिस तरीके से अपने मुल्क की लड़ाई करते थे, वो चीज हमें भी करनी होगी, हमें भी अपना किंगडम जो है वापस से लेना होगा। तो इस तरीके के अलग अलग आइडियाज जो हैं वो बिरसा ने सुने और वो उनसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनका असर काफी ज्यादा हुआ बिरसा पर। His movement was aimed at reforming tribal society। तो उसकी उनकी जो मूवमेंट थी उसका मेन एम क्या था कि जो पूरी ट्राइबल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना, उसे बदलना। He urged the मुंडास to give up drinking liquor। उन्होंने जितने भी मुंडास थे उनसे ये रिक्वेस्ट की, उनको मोटिवेट किया कि भाई आप जो लिक्वर है मतलब शराब वगैरह है वो पीना छोड़ दो, अपने विलेजेस को साफ सुथरा रखो। और जो विच क्राफ्ट होता है, सॉर्सरी होता है, विच क्राफ्ट मतलब कि जैसे जादू तो टोना होता है ना, टोना टोटका हमने सुना है, तो उन सब चीजों से विश्वास करना छोड़ दो, ऐसा बिरसा बोल रहे थे। साथ ही साथ सॉर्सरी क्या होता है, जैसे काला जादू होता है, तो काला जादू हो गया, टोना टोटका हो गया, इन सब से लोगों को विश्वास करने से मना कर रहे थे कि ये सब बकवास है, इस पे आप विश्वास मत करें और शराब पीना छोड़ दें, अपनी जगहों को, अपने गाँव को, सबको क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। But we must remember that Birsa also turned against the missionaries and Hindu landlords। तो जो बिरसा हैं वो बाद में क्या हुआ कि वो मिशनरीज के खिलाफ हो गए, मतलब कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो ये क्रिश्चियन स्कूल्स चल रहे हैं उनके खिलाफ हो गए, और साथ ही साथ हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो हिंदू जमींदार थे, उनके खिलाफ भी जो बिरसा है वो आवाज उठाने लग गए। He saw them as outside forces that were running the Mundas way of life। तो उन्होंने मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आवाज क्यों उठाई, क्योंकि बिरसा जो हैं वो ऐसा मानते थे कि जो ये लोग हैं, मिशनरीज हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, ये लोग आउटसाइड फोर्सेस हैं, ये दिक्कूज हैं, ये बाहरी लोग हैं जो कि उनकी लाइफ को, मुंडास की लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो 1895 में बिरसा ने क्या किया कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, तो बिरसा के बहुत सारे जो फॉलोअर्स बन गए थे, लोग ऐसा मानने लगे थे कि बिरसा जो है वो भगवान के दूत हैं, भगवान के बंदे हैं, और उन्होंने मुंडास की लाइफ को बदलने के लिए भगवान ने इनको भेजा है। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो मुंडा के बन गए थे। लोगों को लगता था कि बिरसा के अंदर जो है बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं, तो इस वजह से उनके काफी सारे फॉलोअर्स बन गए थे। और बिरसा ने क्या किया, अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे ये अर्ज किया, उनको परसुएड करने की कोशिश की कि वो अपने ग्लोरियस पास्ट को रिकवर कर सके, मतलब कि उनका जो पास्ट है वो किस तरीके से पुराने टाइम में फ्रीली अपनी जिंदगी जीते थे, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीते थे, तो उस टाइम को, वो जो गोल्डन एज है उसे वो वापस पाएं। तो इस तरीके से बिरसा जो है अपने फॉलोअर्स को बोल रहे थे। ही टॉक्ड ऑफ गोल्डन एज इन द पास्ट। उन्होंने जो स्वर्णिम युग था, मतलब कि एक ऐसा टाइम जब वो फ्री थे, इन सब ऑपरेशन से फ्री थे, जब दिकूज उन पे कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे थे, तो उस टाइम को वो गोल्डन एज कह रहे हैं। और उसको बोला कि हमें अपने पास्ट को वापस से लाना होगा। सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ, मतलब वो एक पुराना टाइम ऐसा था जो कि सच वाला टाइम था। सतयुग जैसे आप सबने सुना होगा कि वो युग जो कि सच्चाई पे आधारित था, जिसमें सब लोग सच बोलते थे, कोई किसी का बुरा नहीं करता था। तो वो टाइम जो है वो हमें वापस लाना होगा। व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ, जब मुंडास की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, स्टेड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चार्ड्स, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। तो एक ऐसा टाइम जब जो मुंडाज है वो एम्बैंकमेंट्स जो है वो बनाते थे। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है कि जैसे रिवर वगैरह के साइड में ना वॉल टाइप बना देना, ताकि जो पानी है वो ओवरफ्लो ना हो, पत्थर वगैरह साइड में बड़े बड़े लगा देना ताकि पानी जो है वो ओवरफ्लो होके बाहर ना आए। तो वो एम्बैंकमेंट्स बनाते थे वो उस टाइम पे। नेचुरल स्प्रिंग्स जो हैं उनको अपने तरीके से यूज करते थे, बड़े बड़े ट्रीज लगाते थे बहुत सारे, ऑर्चार्ड्स मतलब कि जो फलों के बागान हैं वो लगाते थे। कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, खेती करते थे ताकि वो अपना जीवन जो है अच्छे से चला पाएं। तो ये सब काम वो पुराने टाइम में करते थे। तो ये हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा कि वो एम्बैंकमेंट्स वगैरह बना रहे थे, तो ये सब जो है वो उस टाइम की बात है जब वो सतयुग कह रहे हैं, गोल्डन एज की बात कर रहे हैं कि उस टाइम हम जो कुछ करते थे वो अभी हमें वापस से लाना होगा। दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथरन्स एंड रिलेटिव्स, कि वो लोग अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को, ब्रेथरन मतलब क्या होता है, एक तरीके से भाई जो होते हैं उन्हें नहीं मारते थे, अपने रिलेटिव्स को नहीं मारते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड।
बिरसा चाहते थे कि लोग वापस से अपनी जमीनों पर काम कर सकें, सेटल डाउन हो जाएं और अपनी जमीनों को कल्टीवेट करें, उस पर खेती करें। तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उन्हें उनकी जमीनों से एक तरीके से बेदखल कर दिया था, उनके जंगलों से उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, उनके जंगलों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि वो अपने जंगलों में आ जा नहीं सकते, तो बिरसा चाहते थे कि लोग जो हैं वापस से वो सभी काम कर सकें जिन पे कि अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। अब जब ये सब चल रहा था, जब बिरसा जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तो ऐसा तो था नहीं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पता नहीं चलेगा इस बारे में और वो टेंशन में नहीं आएंगे। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ही वरी हो गए थे, बहुत ही टेंशन में आ गए थे इस चीज को लेकर। और सबसे ज्यादा जो उन चीज को सबसे ज्यादा जिस चीज का ब्रिटिशर्स को डर था वो ये था कि ये जो मूवमेंट थी इसका पॉलिटिकल एम था। मतलब कि एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि हम अपने किंगडम को वापस से उस पर राज करना चाहते हैं, तो वो पॉलिटिकल एम हो गया कि वापस से इस जगह पे अपना राज चाहते हैं। तो जो बिरसा मूवमेंट है वो क्या चाहती थी, वो मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट, इन सबको वो अपने एरिया से बाहर निकालना चाहती थी और चाहती थी कि वहां पे मुंडा राज जो है वो स्थापित किया जाए, जिसका हेड कौन हो, बिरसा हो। ठीक है, तो ऐसा जो बिरसा की मूवमेंट है उसका एम था कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं, जितने भी दिकूज हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, मिशनरीज हो, मनी लैंडर्स हो, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो, इन सबको बाहर निकाल दिया जाए और वापस से अपना राज जो है वो स्थापित किया जाए, मुंडा राज सेटअप हो और उसका हेड कौन रहेगा, बिरसा। तो ऐसा इस मूवमेंट का एम था और इसी चीज से ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मिजरी द मुंडाज वर सफरिंग। तो ये जो मूवमेंट में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये सभी जो ट्राइबल्स हैं वो क्या मान रहे थे कि जितने भी ये लोग हैं, मिशनरीज हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गया, ये जितने भी लोग हैं वो सब ही इनकी मिजरी का, इनके दुख का कारण है। मतलब जो भी कुछ इन्हें दिक्कतें हो रही हैं वो इन दिकूज की वजह से हो रही हैं, वो इन आउटसाइडर्स की वजह से हो रही हैं। जो लैंड पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लाए थे उसकी वजह से उनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है वो खतरे में आ रहा था, वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। मतलब जिस तरीके से पुराने टाइम से वो अपनी जमीनों को यूज करते आ रहे थे, अब उस चीज को रोका जा रहा था। ब्रिटिशर्स जो है वो नई नई लैंड पॉलिसीज ला रहे थे, जिसकी वजह से अपने जमीनों को अपने तरीके से ट्राइबल्स यूज नहीं कर पा रहे थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ट्राइबल्स की, मुंडास की जमीन पर कब्जा कर रहे थे और साथ ही साथ मिशनरीज जो हैं, मतलब कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, वो क्या कर रहे थे, वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। किस तरीके से वो बोल रहे थे कि तुम्हें सारे राइट्स वापस मिल जाएंगे, बस तुम्हें अच्छा क्रिश्चियन बनना होगा और बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ना होगा। तो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को वो बैड प्रैक्टिसेस कह रहे थे। अब कैसे बैड प्रैक्टिसेस, जो मुंडाज हैं वो तो पुराने टाइम से इसी तरीके से जीते आ रहे हैं, वो तो वही प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, अब तुम आके अचानक से कह दो ये तो सारी बैड प्रैक्टिसेस है, तो वो तो गलत होगा ना। मतलब कि उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स को ये जो मिशनरीज हैं वो क्रिटिसाइज कर रही थी और इसी वजह से बिरसा जो है वो बहुत ही गुस्सा थे इन लोगों पर। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट जो है वो बढ़ती गई, फैलती गई, तभी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया, उनको बंदी बना लिया और उनको दंगे भड़काने के आरोप में 2 साल के लिए जेल जो है वो कर दिया गया। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. जब उनको 2 साल बाद जेल से छोड़ा गया, तब 1897 में बिरसा जो है वो गांव से गांव घूमने लग गए और उन्होंने कोशिश की वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सपोर्ट जो है वो पा सके। और सपोर्ट गैदर करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, उस सब का इस्तेमाल किया ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों की सपोर्ट पा सकें और लोगों को अर्ज किया, उनसे आग्रह किया कि रावण को डिस्ट्रॉय करना है। रावण कौन, मतलब रावण तो बुराई का प्रतीक होता है ना, तो रावण उनके लिए कौन था, दिकूज एंड यूरोपियंस, ये जो आउटसाइडर्स थे, उन सबको रावण कह के उन्होंने पुकारा और कहा कि इस रावण का हमें वध करना है, इसे डिस्ट्रॉय करना है और एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना है जो कि मुंडास का होगा और उसका लीडरशिप कौन करेगा, बिरसा जो है उसके लीडर रहेंगे। बिरसा's followers began targeting the symbols of दिकू एंड यूरोपियन पावर। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे करके जो दिकूज के सिंबल थे, है ना, जिस तरह के सिंबल्स दिकूज यूज करते थे और यूरोपियन पावर के जो सिंबल्स थे उनको टारगेट करने लग गए, उनको डिस्ट्रॉय करने लग गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, चर्चेस पे जो अटैक है वो स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ मनी लैंडर्स और जमींदारों की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर रेड करनी स्टार्ट कर दी, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जितने भी दिकूज थे अब उन पे वो अटैक करने लगे थे, उनकी प्रॉपर्टीज का वो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, उनको बर्बाद कर रहे थे। और उन्होंने एक सफेद झंडा जो है वो लहराया बिरसा के राज के प्रतीक में, मतलब कि वो एक व्हाइट फ्लैग को सिंबल मान रहे थे बिरसा राज का। बट 1900 में क्या हुआ, बिरसा जो है उनकी कॉलेरा से मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई
और ये जो मूवमेंट है वो फेड हो गई, मतलब अब ये मूवमेंट जो है वो धीमी पड़ने लग गई, इसमें उतना ज्यादा जोश नहीं रहा जितना कि पहले था जब बिरसा जिंदा थे। उस टाइम पे जो आक्रोश था लोगों के बीच में, जिस तरह उस टाइम पे जिस तरह की ये मूवमेंट साइज ले रही थी, मतलब जितने बड़े लेवल पे मूवमेंट हो रही थी, तो वो सब अब कम हो गया था। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट टू वेज, बट जो भी हो, ये जो मूवमेंट थी जो बिरसा ने लड़ की थी, वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट थी दो तरीकों से। पहला क्या था कि इसने कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसको फोर्स किया था, उसको मजबूर कर दिया था कि वो इस तरीके के लॉज लाए जिससे कि ट्राइबल्स की जो लैंड है उस पे दिकूज जो है वो आसानी से टेक ओवर ना कर पाए। मतलब कि क्या होता था कि पहले जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उनकी वजह से ट्राइबल पीपल की जमीनों पे कोई भी आके किसी भी तरीके से आसानी से कब्जा कर लेता था। बट इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मजबूर हो गई कि इस तरीके के कानून ले आए कि ट्राइबल्स की जमीन पे कोई भी आसानी से कब्जा ना कर पाए। और दूसरे जो कारण था जिस वजह से ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये था कि इस मूवमेंट के वजह से ये प्रूव हो गया कि जो ट्राइबल पीपल है ना, उनमें कैपेसिटी है कि वो किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और अपना जो एंगर है वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ शो कर सकते हैं। मतलब कि वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आक्रोश दिखा सकते हैं। और उन्होंने ये जो मूवमेंट है वो अपने ही स्पेसिफिक तरीके से की, अपने अंदाज में की। उन्होंने अपने खुद के रिचुअल्स बनाए, अपने सिंबल्स बनाए स्ट्रगल के। मतलब उन्होंने ये जो मूवमेंट चलाई वो अपने तरीके से चलाई, अपने वे में चलाई। और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो कामयाब भी रहे, जैसे ब्रिटिशर्स ने नए लॉज बना दिए, जिस तरीके से उनकी पावर जो है वो एक तरीके से प्रूव हो गई कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, वो इन ब्रिटिशर्स को घुटनों टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट थी जो बिरसा ने लड़ की थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, एक तरीके से जो शुरुआत हुई ट्राइबल्स की आजादी की, तो वो यही थी। So with this, we have come to the end of our chapter number 4 of class 8th history. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you're new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. We'll meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.